नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जल स्तर घटा, लेकिन अभी भी वो है खतरे के निशान के ऊपर। तो राजधानी दिल्ली में यमुना नदी लगातार तीसरे दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का जल स्तर आज सुबह 208.42 मीटर पर है, जो कि कल के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बताया जा रहा है। यमुना का पानी नए नए इलाकों में फैलता हुआ दिख रहा है। अब पानी आईटीओ और राजघाट तक पहुंच गया है। आईटीओ पर ट्रैफिक रुक गया है, जिससे कि यहां अफरा तफरी का माहौल है। पूर्वी दिल्ली से राजघाट की तरफ जाने वाला गीता कॉलोनी यमुना ब्रिज भी बंद किया गया है। इसके अलावा यमुना पार से सेंट्रल दिल्ली आने के लिए और यमुना पार करने के लिए ये एक अहम ब्रिज है, जिसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में 5 से 6 फीट से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। यमुना बाजार में तो नाव चलाने की नौबत आ गई है। वहीं दिल्ली के वीआईपी इलाके, सिविल लाइंस, राजघाट रोड, यहाँ पर इसके अलावा कश्मीरी गेट, मॉनेस्ट्री मार्केट, पुराना लोहे का पुल, वजीराबाद, ये तमाम वो जगह है जहां पर इस वक्त लबालब पानी भरा हुआ है। बाढ़ के हालात के चलते यमुना के किनारे बसे निचले इलाकों से करीब 16,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और दिल्ली में एनडीआरएफ की इस वक्त 16 टीमें हैं जो कि तैनात है और बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला, जो कि आईटीओ पर मौजूद है, सीधा हम उनका रुख कर रहे हैं। रवीश, आपकी रिपोर्ट हम लगातार वहां से दिखा रहे हैं और आईटीओ की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, किस कदर वहां के हालात है। कुछ एक जगह है जहां पर आप बता रहे थे कि कुछ खंबे हैं जहां से करंट भी लग रही है। इधर इस वक्त आईटीओ पर जहां आप मौजूद है, किस तरह की स्थिति है, हालात कैसे हैं? ये देखिए, ये वो आईटीओ है जो कि साउथ दिल्ली को ईस्ट दिल्ली से जोड़ती है, साउथ दिल्ली को यमुना पार से जोड़ती है, साउथ दिल्ली को मध्य दिल्ली से जोड़ती है, यानी एक जंक्शन है। आमतौर पर इस वक्त आईटीओ पर हजारों की तादाद में जो ट्रैफिक है वो गुजरता है, लेकिन आज आप देखिए कि यहाँ पर ट्रैफिक की जगह एकदम आईटीओ झील बना हुआ है। ये वो आईटीओ है जहाँ न सिर्फ वाहन गुजरते हैं, ट्रैफिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ पर तमाम सारी वीआईपी जो मुख्यालय हैं, जो सरकारी विभागों के मुख्यालय हैं, वो बने हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं, ये जो सड़क है ये आईटीओ से विकास मार्ग की ओर जाती है, जो कि सबसे मुख्य सड़क है, जो कि यमुना पार के लाखों लोगों को मध्य दिल्ली से जोड़ती है। वो ये सड़क पर आप देखिए कि घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। ये जो आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक आईटीओ की पहचान है। इसका नाम है विकास मीनार और इसके नीचे जो है वो सीवर और यमुना का पानी जो है वो भरा हुआ है। इसके नीचे वाले तले पर जो है वो पानी भरा हुआ है। ये विकास मीनार डीडीए की इमारत है, जिसके जिम्मे जो है वो जमीनों पर जो बिल्डिंगें हैं उनको बनाने का काम है, मतलब जमीनों के लेखा जोखा रखने का, उसको डेवलप करने का काम है। वो बिल्डिंग के नीचे पानी भरा हुआ है। उसके ठीक सामने ये जो बिल्डिंग आपको पेड़ों के पीछे जो है वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है, जिसके पूरे नीचे वाले तले पर जो है वहां पर भी पानी भरा हुआ है। उसके ठीक बगल में बहुमंजिला एक इमारत है, पीडब्ल्यूडी का मुख्यालय है, जो कि दिल्ली सरकार का एक अहम विभाग है, जिसके जिम्मे ये सारे डीसिल्टिंग, सड़कों पर जल भराव ना हो, उसका मुख्यालय है। और उसके मुख्यालय के सामने आप देखिए कि इस तरीके से पानी भरा हुआ है। तो ये कल भी हम लोग यहाँ पर थे। कल लगातार जो पानी है वो राजघाट से लगातार पानी आईटीओ की ओर आ रहा था और कल भी हम लोगों ने ये कहा था, बात की थी कि अगर ये पानी इसी तरीके से भरता रहा तो आईटीओ के हालात आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएंगे। तो आज आप देखिए कि मुश्किल हो गए हैं। संडे तक वर्क फ्रॉम होम करने को दिल्ली सरकार ने कहा है, लेकिन आप सोचिए कि जो लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर छोटा मोटा रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनको आज हाथों में चप्पलें जो है वो लेकर और नेकर पहनकर निकलना पड़ रहा है सड़कों पर। ये हालात हैं राजधानी दिल्ली के। बिल्कुल। और रवीश, यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं उन्हीं से पूरा का पूरा स्थिति क्या है आईटीओ की, अंदाजा साफ तौर पर हर दर्शक को लग पा रहा है। आपसे समझना चाह रहे हैं, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ ये पूरा रिंग रोड का इलाका है, यहाँ से कई बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से निकलता है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम जहाँ सुविधा नहीं है, जो लोग दफ्तर जा रहे हैं वो किस तरह जा रहे हैं, उन लोगों से आपने बातचीत की हो?
जया, मैं अभी मेरी गाड़ी जो है वो लक्ष्मी नगर से जब आप पुल क्रॉस करते हैं तो वहां मैंने खड़ी की है और आप देखिए तमाम सारे लोग पैदल आ रहे हैं, कई लोग जोखिम उठाकर अपनी गाड़ियों के साथ में आ रहे हैं। और ये जो ऊपर का फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये निजामुद्दीन ब्रिज को राजघाट होते हुए आईएसबीटी जाता है। उस निजामुद्दीन जो रास्ता है, जो फ्लाईओवर आपको सामने दिख रहा है विकास मार्ग के, उसको भी बंद कर दिया गया। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन प्रेम सिंह से बोलूं कि दूसरे साइड हो जाएंगे जहां पर मुख्य जंक्शन है आईटीओ का, ये आप देखिए दूसरे साइड में आपको दिखाता हूं, उसको बैरिकेड लगाकर पुलिस ने बंद कर दिया गया है। जहां पर ओबियां खड़ी हुई हैं मीडिया की, उसको आप देखिए बंद कर दिया गया है। जब आप प्रगति मैदान के रास्ते से यानी भैरव मार्ग के रास्ते से जब आप आते हैं और आपको दरियागंज की ओर जाना होता है या आपको इधर विकास मार्ग की ओर आना होता है तो आप दाहिने मुड़ते हैं, दाहिने रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। उधर से आने वाला जो रास्ता है जो सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाता है, इसको लगभग ये बंद है। कुछ गाड़ियां जो बड़ी गाड़ियां हैं वही केवल गुजर रही हैं या इक्का दुक्का गाड़ियां जो अपना जोखिम लेकर उनको गुजार रहे हैं। लेकिन बसें आप देखिए कि तमाम सारी खराब हो गई हैं, बसें डीटीसी की खड़ी हुई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी आज दिक्कत है। आज जो है लोग अपना वाहन लेकर भी सड़कों पर नहीं निकल सकते, लेकिन क्योंकि तमाम सारे रास्ते बंद हैं। राजमार्ग का जो राजघाट को रास्ता जाता है वो बंद है। इसके बाद यमुना पुस्ता जो कि गीता कॉलोनी गांधीनगर होते हुए और सीलमपुर जाफराबाद की तरफ जाता है, उस रास्ते को करावल नगर की ओर जाने वाले उस रास्ते को बंद कर दिया गया है क्योंकि यमुना का पानी सड़क पर आ गया था और कल पुस्ते में दरार पड़ने से गांधीनगर के इलाके में पानी भरने का डर था, इसी की वजह से उसको भी बंद कर दिया गया है। तो तमाम सारे रास्ते आज बंद कर दिए गए हैं और मुकम्मल तैयारी नहीं दिख रही है। जया, इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है क्योंकि आज सुबह हमने देखा, खुद मुझे खंबे से करंट लगा और उस खबर को देखकर फिर बीएसईएस का फोन आया मेरे पास में और फिर उनका एक टेक्नीशियन यहां पर पहुंचा है और अभी उसने खंबे से इस करंट को काटा है, खंबे की लाइन काटी है। तो इस तरीके के हालात हैं कि सुबह हजारों लोग यहाँ पर इस रास्ते को आप देखिए चप्पलें हाथों में लेकर अपने जूते और सामान को बैग में रखकर और किसी तरीके से निकल रहे हैं, लेकिन उनको भी जान का इस बात का डर है कि कहीं करंट न लग जाए। अभी हमने हाल में देखा जाए कि मिंटो ब्रिज पर किस तरीके से करंट लग गया था और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला की मौत हो गई थी। तो ऐसे में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और जब भी बारिश होती है हम लोगों की पहली लाइन भी यही रहती है कि इस समय सिविक एजेंसियां बिल्कुल सतर्क रहें, अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि ऐसे में छोटी सी जो है गलती एक बड़े दुर्घटना का कारण बन जाती है। लेकिन यहाँ पर आज सुबह जब हम लोग आए थे, कोई सरकारी अमला यहाँ पर नहीं दिख रहा था कि कोई बताने वाला हो, कोई समझाने वाला हो कि आप इधर से न गुजरिए। तो ऐसे हालात हैं। ये आईटीओ जो है वो यहाँ दिल्ली दिख की एक रहा है पहचान रवीश है कि किस तरह से भगवान भरोसे इस वक्त तो दिल्ली चल रही है और दिल्ली यहाँ पर एक तरह से ठप नजर आ रही है, जो तस्वीरें बयां कर रही है। और यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ बसेस खराब हो गई हैं। जो ये सोचिए जो कार चालक है, जो दोपहिया वाहन चालक है, वो किस कदर परेशान है, तस्वीरों से यहाँ पर लगातार हम दिखा रहे हैं। और आपने जिक्र किया कि बाढ़ का पानी जो आईटीओ पर पहुंचने के बाद वहां पर जो खंबा है, खंबे से करंट आ रहा था। हालांकि जब ये खबर हमने दिखाई उसके बाद उसका कनेक्शन खंबे से जब तारों का काटा गया तो वो करंट अब नहीं आ रहा है। लेकिन इस वक्त हम रवीश रंजन शुक्ला की वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां खंबे पर वहां से करंट आ रहा था, लोग वहां पर जान जोखिम में डालकर किस तरह से वहां से निकल रहे थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त आईटीओ पर खड़ा हूं और इस खंबे पर करंट आ रहा है। अभी मैं खुद यहां से आया हूं, जैसे ही टच किया खंबे में अचानक जो है वो करंट आ रहा है। ये देखिए कई सारे लोगों को, ये देखिए करंट लगा, ये देखिए करंट लगा, ये देखिए करंट लगा। ये आईटीओ की तस्वीर है, करंट लगा है अभी आपको। हाँ भाई, ये देखिए इस खंबे में करंट लगा है, अभी मुझे खुद करंट लगा है। और ये देखिए भाई साहब तस्दीक कर रहे हैं कि अनिल दिवाकर नाम है, इनका करंट लगा है। और अभी तक आईटीओ पर ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस है, ना पीडब्ल्यूडी है, जबकि यहाँ सबके मुख्यालय है। पीडब्ल्यूडी का ये मुख्यालय आप देखिए, ये मेरे बगल पीडब्ल्यूडी का मुख्यालय है और कोई यहाँ पर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस अभी तक नहीं दिख रही है। सुबह के 8 बज रहे हैं, ये हालात हैं। आप देखिए कि पूरी तरीके से मैं खुद अभी विकास मार्ग से पैदल चलकर इस पानी में आया हूँ क्योंकि पूरा ट्रैफिक जो है आप देखिए आईटीओ का बंद है। कुछ लोग रिस्क लेकर जरूर जो है वो गाड़ियों से आ जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आप देखिए पानी एकदम भरा हुआ है 1-1 फीट तक।
तो आईटीओ का हाल आपने देखा, वहीं यमुना का पानी उत्तर पूर्वी दिल्ली के कच्ची खजूरी कॉलोनी भी पहुंच गया है। ये इलाका भजनपुरा में आता है और इस कॉलोनी में करीब 1000 लोग रहते हैं जिनके घरों में पानी घुस चुका है। ये इलाका यमुना नदी से करीब 3 किलोमीटर दूर है, फिर भी यहाँ पानी आ चुका है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम उत्तरी पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा के पास स्थित एक कॉलोनी कच्ची खजूरी में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस कदर यमुना का पानी जो है वो यहाँ इस कॉलोनी में पहुँच गया है। बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और उनकी मुश्किलें जो है वो फिलहाल बढ़ गई है। यमुना से अगर दूरी की बात करें तो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर ये बस्ती होगी पूरी, ये जो कच्ची खजूरी है। और यहाँ पर इस तरीके से जल भराव जो है वो आप देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी मुश्किलें ख़ास तौर पे जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं उनकी फ़िलहाल जो है वो बढ़ी हुई है। और अब ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि यमुना का जलस्तर धीरे धीरे स्थिर के बाद घटना शुरू हो गया है और उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। और यहाँ पर अगर बताएं तो ये देखिए इस तरफ ये वही काम चल रहा है जो सीधे तौर पे अक्षरधाम से देहरादून को जोड़ने वाला रास्ता है, जिसके पिलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इस इलाके को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इलाका जो है वो सिग्नेचर बीच से सटा हुआ इलाका है। और ये देखिए ये आबादी आपको समझ में आ सकती है कि किस कदर यहाँ पे बसावट है, आबादी है। लेकिन अब परेशानी कल शाम से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर दिखनी शुरू हो गई, जिस हिसाब से ये जो पानी है यमुना का, जो बाढ़ की स्थिति और हालात जो पैदा हुए हैं, इसने अपनी गिरफ्त में इस कॉलोनी को भी लिया है, जिसकी दूरी करीब 3 किलोमीटर के आसपास है यमुना से। और यहाँ पर आप देखिए कि ये कुछ इलाके आपको सूखे भी नजर आएंगे, लेकिन ये जो पानी है वो दरअसल यमुना की है। और इसमें अलग अलग जो रास्ते हैं, अलग अलग कॉलोनी में दाखिल होने के जो रास्ते हैं, उन तमाम रास्तों पे फिलहाल पानी का जो है वो डेरा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर यमुना का पानी जो है रिवर बेड के बाद उन बस्तियों तक पहुंच गया, जहां पर इससे पहले लोगों ने इस पानी का अनुभव नहीं किया था और उनकी मुश्किलें जो है वो फिलहाल बढ़ गई है। सूखने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। अगर पानी इसी तरीके से इसी रफ्तार से घटती रही तो इसको सूखने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना होगा कि उसके बाद तमाम तरह की बीमारियां भी ये पानी लेकर आएगी, जो बाढ़ का पानी है। तो उसको लेकर भी इंतजाम पुख्ता रखने की एक ज़रूरत अभी से जरूरी है और उसको लेकर रणनीति बनानी जो है वो ज़रूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो खजूरी का ये इलाका था। अब आपको लिए चलते हैं वजीराबाद। दिल्ली में बाढ़ का पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में घुसने से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस वक्त बंद हो गए हैं। इससे पीने के पानी की दिक्कत हो गई है। वजीराबाद में पीने के पानी के लिए लोगों को अब हैंडपंप का ही एक सहारा है। हैंडपंप से पानी लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और इस इलाके में कल से बिजली भी गुल है। दिल्ली में इस वक्त पानी को लेकर परेशानी है, चाहे वो बाढ़ का पानी हो, चाहे पीने का पानी हो। और फिलहाल हम वजीराबाद इलाके में हैं, जो वजीराबाद बिल्कुल यमुना से सटा हुआ इलाका है। पिछले 3 दिनों से बिजली की सप्लाई ठप है। पानी जो पीने का पानी जल बोर्ड सप्लाई करती है उसको लेकर दिक्कत है। और सिर्फ वजीराबाद नहीं है, सिविल लाइंस, हिंदूराव हॉस्पिटल वाला इलाका, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, एनडीएमसी का इलाका हो, राजेंद्र नगर का इलाका हो, पटेल नगर का इलाका हो, बलजीत नगर हो, इंदरपुरी हो, कालकाजी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद हो, संगम विहार हो, अंबेडकर नगर हो, प्रहलादपुर हो, रामलीला ग्राउंड हो और साथ में सुभाष पार्क, मॉडल टाउन, गुलाबी बाग, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, मूलचंद, साउथ एक्स, ग्रेटर कैलाश, ताहिरपुर, सोनिया विहार, यमुना विहार, भजनपुरा, शास्त्री पार्क, गोंडा, सीमापुरी, ये तमाम इलाके हैं जिनमें पीने की पानी की समस्या है, क्योंकि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे पानी जमा होने की वजह से बंद कर दिए गए हैं। चाहे वो चंद्रावल हो, चाहे ओखला हो, चाहे सोनिया विहार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन लगी हुई है। जहाँ पे मेट्रो में टैप कल्चर की बात होती है, वहाँ हैंड पंप के ज़रिए पानी जो है, पीने का पानी लोग इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। और क्योंकि समस्या जो है अपने आप में गंभीर है। और कब से पानी आप लोग को पीने वाला नहीं आ रहा है? हो गए 2 दिन तो हो गए। 2 दिन। हाँ।
2 दिन से कोई तो हैंड पंप से निकालने हैंड पंप से ले रहे हैं। लाइट नहीं है, लाइट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइट की है ना, बच्चे हैं। लाइट कब से नहीं होगी? परसों रात 1 बजे से। परसों रात से लाइट नहीं है, परसों रात से लाइट नहीं है। और पानी की सप्लाई भी नहीं। पानी की सप्लाई नहीं है। तो ये पीने वाला ही पानी है? कर रहे काम चला रहे, पीने वाला तो है नहीं वैसे, लेकिन काम चलाना पड़ रहा है। नहीं तो खरीदना पड़ेगा फिर। खरीदना पड़ेगा पीने के तो लिए। खरीद भी रहे हैं क्या आप लोग? खरीद ही रहे हैं। ये पानी का कहाँ यूज हो पाएगा? ये तो हो ही नहीं पाएगा। और भी लोग हैं जो यहाँ पे देखिए, बकेट है, डब्बा है, जिसके जरिए लोग आए हुए हैं। किसी के घर के आगे ये हैंड पंप लगा हुआ है, जहाँ से कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से प्यास बुझाई जा सके। और लोगों से बात करते हैं। ये पीने के काम में आ जाता है? नहीं। हाँ, नहीं, काम करने के लिए। काम करने के लिए खरीदते भी हैं पीने का पानी? हाँ, खरीदते हैं। अब तक जो टैप में पानी आता होगा उसी से ये पानी भी काम चलता होगा, कपड़ा धोने का या बर्तन हाँ, साफ करने का। हाँ, आता है। तो उस पानी के लिए आप इससे काम चला रहे हैं? हाँ। नहीं तो पीने के लिए खरीदते हैं पानी? हाँ, खरीदते हैं पीने के लिए। इन 2 दिनों में कितना पैसा का पानी खरीद लिया होगा सर? परेशानी तो है। लगभग 100 रुपये का तो मैं स्पेशल खरीदा हूँ। क्या? मैं तो खुद स्पेशल 100 रुपये का खरीदा हूँ। खरीदे? हाँ। आप भी खरीदे बाबा? हाँ जी। हाँ? हाँ, 2-3 दिनों में कितना पानी खरीद के पी लिए? 100 रुपये खरीद लिए। एक बोतल कितने का आता है? 40 रुपये के। 40 रुपए का। 40 रुपए का एक बोतल। और इस तरीके से हालात हैं। एक जगह से ये चीज़ों को समझाने की कोशिश है कि किस तरीके से पानी को लेके एक हाहाकार की स्थिति है। चाहे वो बाढ़ का पानी हो, चाहे वो पीने का पानी हो, तो हर कोई एक जगह पे, जैसे टैंकर पे मारामारी होती है, उसी तरीके से हैंड पंप जो एक जगह पे है कॉलोनी में, वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग ज़रूरत का काम। आप इसको पीने के काम में लाएंगे या बाकी चीज़ें? हर चीज़ में लाऊंगा अभी। हर चीज़ में काम लाएंगे? बिल्कुल मजबूरी है अभी, क्योंकि अभी पानी तो 3 दिन तक नहीं आएगी। और घर में जो कब से नहीं आ रही है पानी? कल से नहीं आ रही। कल से नहीं आ रही। कल सुबह मॉर्निंग। खरीद कर नहीं पिया अभी तक, इसी से काम चल रहा है। हाँ, इसी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो अभी तो इसी से काम करना पड़ेगा। तो तकलीफ का एक पूरा अंबार है और पानी पर फिलहाल हाहाकार है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे की, जहां आज बेस्टील डे परेड में होंगे शामिल। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के 2 दिनों के दौरे पर हैं। उन्होंने पेरिस में कल भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है और इसमें भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल सप्लाई चेन, आतंकवाद हो या कट्टरवाद, हर चुनौती से निपटने में भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। आत्मीयता की अविरत फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। देश से अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्च की तैयारी पूरी कर ली है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 को आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन भारत को चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बना देगा। अगर ये सफल होता है तो तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। श्रीहरिकोटा
हरिकोटा में मौजूद है हमारे सहयोगी नेहाल किदवई। सीधा हम उन्हीं का रुख कर रहे हैं। नेहाल, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि आज का दिन, आज का जो मिशन है पूरा, ये बहुत अहम है। बताएं, इस मिशन के जरिए भारत किन किन लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है? देखिए, जो सबसे अहम है इसके अंदर सॉफ्ट लैंडिंग, यानी जो लैंडर यहाँ से भेजा जा रहा है, जो रोवर भेजा जा रहा है, वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और उम्मीद की जाती है कि इस बार इस उपलब्धि को देश ज़रूर हासिल करेगा। आप देखिए, 1959 में पहली बार रूस ने अपना यान भेजा था चंद्रमा पर। उसके बाद से बहुत सारे मिशन गए, मानव मिशन भी गया, नील आर्मस्ट्रांग गए थे 1969 में। लेकिन चंद्रयान 1 जो 2008 में छोड़ा गया था इसी सेंटर से, उसने पहली बार चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि देश के जो वैज्ञानिक हैं वो कितने सक्षम हैं, उन्होंने देश के इस साइंटिफिक सोच को किस लेवल तक पहुंचाया है। चंद्रयान 2 में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और जिसकी वजह से मिशन के कामयाबी के नज़दीक पहुंच के सिर्फ 2 मीटर जब हम दूर थे, उस वक्त चंद्रयान फेल कर गया, चंद्रयान 2, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में तालमेल नहीं हो पाया। और इस बार इस तरह की कोई भी खामी न हो, इस तरह की कोई गलती न हो, इसको सुनिश्चित करने में वैज्ञानिकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसीलिए इस बार जो पेलोड है वो भी 6 पेलोड होंगे आपके इस पूरे मिशन के साथ। आप देखिए कि पिछली बार वो जो क्रैश लैंड हुआ था तो उसके लेग में, यानी उसके जो पैर थे, जो 4 जिस पर वो लैंड कर रहा था, वो टूट गए थे। और इसलिए इस बार पैरों को बहुत मजबूत किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल की कमी ना हो। क्योंकि जब 2 किलोमीटर का फासला रह गया था लैंडिंग से पहले, उस वक्त सॉफ्टवेयर ने बहुत ज़्यादा थ्रस्ट पैदा किया, 5 के 5 इंजन उसमें स्टार्ट हो गए, जिससे उसकी जो गति थी लैंडिंग की बहुत ज़्यादा कम हो गई। और इस लैंडिंग की इजाज़त सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा था, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तालमेल की कमी थी। इसको इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मैकेनिज्म है उसको पूरा पुख्ता किया गया है कि इस बार इस तरह की कोई खामी वहाँ पर न रह पाए। साथ ही साथ देखिए, आज जिस तरह से यहाँ पर लॉन्च होगा, उसके बाद 16 मिनट 9 सेकंड के बाद ये पृथ्वी की कक्षा में जाएगा। 15 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। उसके बाद 17 दिन वो चांद के इर्द गिर्द रहेगा और फिर लगभग 22 या 23 अगस्त को वो लैंड करेगा। तो इस पर सबकी नज़र होगी और सबों की उम्मीद भी। जी, बिल्कुल नजर रहेगी और सभी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और अगर भारत इसमें सफल होता है तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला वो पहला देश भी बन जाएगा। ये तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नेहाल। आपसे वक्त पर हम जुड़ते रहेंगे। तो यहाँ तमाम चुनौतियों का सामना इस वक्त इसरो ने यहाँ तैयारियां भी कर रखी हैं और चुनौतियां भी कड़ी हैं। उम्मीद करते हैं कि हम इसमें सफल होंगे।